पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात को हुई हिंसा में कितने चीनी सैनिक मारे गए थे, इसके रहस्य से पर्दा उठता नजर आ रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के साथ बैठक में पहली बार ये बताया कि गलवान घाटी संघर्ष में उसके 5 सैनिक मारे गए थे। इसमें चीनी सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था। इसके पहले चीन ने केवल 1 सैनिक के मरने की बात स्वीकार की थी। गौरतलब है कि इस खूनी संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन भले ही अभी 5 सैनिकों के मारे जाने की बात कह रहा हो, लेकिन अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि कम से कम 40 चीनी सैनिक इस हिंसा में मारे गए थे। इस बीच बैठक में भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि हमारे सैनिक अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो सैनिक गोलियां चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चीन को साफ संदेश दे दिया गया है कि एलएसी पर अब धक्का मुक्की और झड़प जैसी घटनाओं को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत के दौरान चीन ने ये जोर दिया कि भारत पेंगोंग झील के पास ऊंचाई वाले इलाकों से अपनी सेनाओं को पीछे हटाए, लेकिन भारत ने पूरे पूर्वी लद्दाख की स्थिति के समाधान पर जोर दिया। भारत ने कहा कि मई के पहले की यथा स्थिति बहाल की जाए। कृषि सुधार बिल का विरोध कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के किसान इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने गुरुवार से ही रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया था, जो आज भी जारी है। इसके तहत कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया। किसान ट्रैक पर ही डेरा डालकर बैठ गए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी किसान उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा, दिल्ली मेरठ और पंजाब हरियाणा हाईवे जाम हो गए। वहीं बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव किसानों के समर्थन में खुद ट्रैक्टर चलाकर शामिल हुए। किसानों और विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार कृषि सुधार बिल में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित में गारंटी दे। जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। और हम लोग लगातार कहते रहे, वही सरकार है जो सरकार कहती थी कि किसानों का आय दुगुना 2022 में करेंगे, लेकिन इससे आय दुगुना नहीं बल्कि किसान जो है और गरीब होता जाएगा और बदहाली वो आएगी। और हमने पहले भी कहा, कोई भी एक ऐसा सेक्टर इस सरकार ने डबल इंजन की छोड़ने का काम नहीं किया जिसको प्राइवेटाइज नहीं किया हो। एक एग्रीकल्चर जो बचा था उसको भी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज जो है, निजीकरण जो है उसको कर दिया गया है, यानी कॉर्पोरेटीकरण उसका किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि सुधार बिल का विरोध करने वाले विपक्षी दल किसानों के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच फैलाए जा रहे भ्रम को सफल होने नहीं दिया जाएगा। ये तीनों विधेयक जो पारित हुए कृषि से संबंधित, ये किसानों के लिए वरदान है, वरदान। किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों का सशक्तिकरण करेंगे। विपक्षी जो विरोध कर रहे हैं वो किसान द्रोही हैं, वो किसानों के शुभचिंतक नहीं है, वो किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम सफल नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी। आखिर दिक्कत क्या है उनको? अगर मंडी के अलावा कोई किसान, अगर कोई व्यापारी खेत से ही फसल खरीदता है, उसकी अच्छे दाम देता है, अगर आलू का कोई प्रोसेसर किसान के खेत में आलू खरीदे, तकलीफ क्या है आपको? अगर कोई निर्यातक गेहूं और धान खरीद के निर्यात कर रहा है तो बीच में बिचौलिए की जरूरत क्या है?
ये क्यों बिचौलियों का समर्थन कर रहे हैं? कृषि उपज मंडी जारी रहेगी, मिनिमम समर्थन मूल्य पे खरीदी जारी रहेगी, लेकिन मंडी के साथ साथ बाकी जगह भी किसानों को खरीदने का विकल्प देते हैं। और बोते समय अगर कोई करार कर ले तो ठीक कीमत मिलेगी, ये पहले ही किसान को पता चलता है, तो विपक्ष को तकलीफ क्या है? कोरोना के मामले शुक्रवार को 58 लाख के पार चले गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 के 86,052 नए केस सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 58,18,570 हो गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,141 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 92,290 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक 47,56,164 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड-19 से रोगियों की मृत्यु दर 1.59% है। देश में अभी 9,70,116 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 16.67% है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार, 23 अगस्त को 30 लाख के पार, 5 सितंबर को 40 लाख के पार और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार देश में 24 सितंबर तक कुल मिलाकर 6,89,28,480 नमूनों की जांच की गई। इनमें से 14,92,409 नमूनों की जांच गुरुवार को हुई। केरल का एक कोरोना मरीज डॉक्टरों के लिए पहेली बन गया है। त्रिशूर के रहने वाले 38 साल के पालावेलिल सावियो जोसेफ 6 महीने में 3 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सावियो ओमान में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। मार्च में जब उन्हें पहली बार कोरोना हुआ तब वो वहीं पर थे। उन्हें चीन से लौटे उनके एक दोस्त की वजह से इन्फेक्शन हुआ। उन्होंने बताया कि छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई तो उन्हें मस्कट के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1 हफ्ते बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसके बाद सावियो जून के महीने में भारत आ गए क्योंकि ओमान में स्थिति काफी खराब हो गई थी। भारत में उन्हें जुलाई में फिर कोरोना हो गया। उन्हें त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें 22 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 2 हफ्ते बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ी और उन्हें एक बार फिर से अस्पताल आना पड़ा। 5 सितंबर को उनकी रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई। ठीक होने के बाद 11 सितंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। कोरोना के रीइंफेक्शन के देश में कुछ और मामले भी सामने आए हैं, लेकिन ये केस डॉक्टरों को भी हैरान कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि मामला गलत रिपोर्ट का भी हो सकता है। फिलहाल इस केस की गहन जांच की जा रही है, क्योंकि ऐसा दुनिया में अब तक कहीं देखने को नहीं मिला हो कि 6 महीने के अंदर किसी को 3 बार कोरोना हो जाए।